नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजुविरा में। और आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण और आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव। वंशानुक्रम ही क्या है, आनुवंशिकता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है। देखिए, हर बार की तरह ही ये वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आपका अपना चैनल है शिवालिक एजुविरा, सर्च करके आप इसमें देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको कहीं और से सोर्स से वीडियो मिला है, लिंक मिला है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, चैनल का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही मिलता रहे। तो अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम तथा वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सभी पेपर में ये टॉपिक आता ही आता है और बीटीसी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। बीटीसी बाल विकास की बुक में भी, जो बीटीसी अभी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, उनकी बुक में भी वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर एक प्रॉपर है उसमें भी। और उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी भर्ती परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, या डीएससी में, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य की है सुपर टेट, चाहे वो डीएसएसबी की है, और चाहे वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली यानी कि केवीएस की नौकरी है, सभी में ये टॉपिक आता ही आता है, सभी लोगों को मालूम भी है। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और जैसा कि हालांकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर हैं इसमें 28 से 29, मैंने जितने भी आपको चैप्टर गिनवाए थे वो सब मैं एक एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। लेकिन ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि एक वीडियो में शायद ही कवर हो पाए, तो हो सकता है इसके लिए 2 वीडियो आपको देखने पड़ सके, देखने पड़ के जाए, आपको देखने हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे से तो तभी समझ में आएगा जब विस्तार से समझाया जाए। क्योंकि मेरा लक्ष्य काम वो नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से झाड़ू मारी और नीचे से कबाड़ इकट्ठा कर दिया, तो ऐसा मेरा नहीं है। मैं बिल्कुल साफ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। उससे पहले हम एक देखते हैं आज का थॉट, कि जितना हम अधिक चीजों को महत्व देते हैं उतना ही कम महत्व हम खुद को देते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ब्रूसली ने कहा था। तो ये मैंने थॉट आज इसलिए लगाया है क्योंकि कल कुछ लोग, कल नहीं शायद 2 या 3 दिन पहले कुछ किसी ने कमेंट किया था ऐसा ही कुछ। तो वो एज से रिलेटेड था। वो बोल रहे थे कि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, एक्सपीरियंस तो है, एज कम है, एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, द मोर वी वैल्यू थिंग्स द लेस वी वैल्यू अवर सेल्फ। तो उन्हीं के लिए ये है, तो समझ जाइए एक्सपीरियंस बहुत है। और जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा है, वो इस चीज को समझते भी हैं। तो वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा, क्या वंशानुक्रम से जुड़े हुए नियम है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण का अर्थ, परिभाषा, कारक और प्रभाव। तो जो भी बाल विकास को प्रभावित करता है, वातावरण है या वो वंशानुक्रम है, तो उनकी परिभाषाएं, उनसे जुड़े हुए तथ्य है, उनके नियम, प्रभाव किस तरीके के पड़ते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अनुवांशिकता, वंशानुक्रम ही क्या है, अनुवांशिकता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता, उसके बाद वातावरण करेंगे। तो देखिए, अनुवांशिकता क्या है वो तो हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल के जो जितने साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट बोल लीजिए, चाहे आप उन्हें विद्वान बोल दीजिए, वो उनका ये मानना था कि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है, उससे वैसा ही फल उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर कोई बीज है तो जिस चीज का वो बीज है उसी से उससे वही वृक्ष तैयार होगा और वैसा ही फल लगेगा। मान लीजिए आपके पास आम का एक बीज है, तो अगर आप उसको रोपते हैं, उसे बोते हैं या उससे पौधा तैयार करते हैं, तो वो आम का, उस आम के बीज से आम का ही पौधा तैयार होगा, उस पर आम ही लगेंगे, जामुन तो लगेंगे नहीं। तो ऐसा प्राचीन काल के विद्वानों का मत हो। तो उनका इससे ये कहने का तात्पर्य ये था कि जिस प्रकार के माता पिता होते हैं, अर्थात माता पिता के अनुरूप ही उनकी संतान होती है, लाइक बेगेट्स लाइक। तो आधुनिक काल में विशेष रूप से व्यवहारवादियों ने वातावरण को महत्व दिया है। तो जो व्यवहारवादी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वंशानुक्रम से ज्यादा वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे वाटसन है, डार्विन है, गाल्टन है, पीटरसन है, डिंकमेयर है, काफी सारे अगर नाम लेते रहे तो एक पूरी लिस्ट बन सकती है। गेसेल है, थॉम्पसन है, न्यूमैन, फ्रीमैन, होलिंगर, बर्ग्स, स्किल्स, स्कोडक, इतने सारे लोगों के नाम हैं कि आप एक चाहे तो अच्छी खासी एक पूरी नोटबुक इन्हीं के नाम से बना सकते हैं। एच गैरेट है, आर एस वोडवर्थ है, और आनुवंशिकता के नियम देने वाले ग्रेगर जॉन मेंडेल हैं। तो इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है।
तो अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लेयर जोन्स है, सिम्पसन है, काफी सारे हैं। ब्लेयर और जोन्स ये अलग अलग है, ब्लेयर सिम्पसन और जोन्स, आप इन्हें ऐसे देख लीजिए। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन, कितने सारे लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए, और ये किससे हैं, ये सब अनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव से जुड़ा हुआ जो भी हम पढ़ेंगे उसके उसी से जुड़े हुए हैं। तो फ्रांसिस गाल्टन है, जिनको कि सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा हो तो याद कर लीजिए, सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया हुआ भी है। अनुवांशिकता के गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन इन्होंने किए हैं, और सुजनन शास्त्र वही है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा, नियम, प्रभाव, वातावरण का अर्थ, परिभाषा, जो भी है इससे रिलेटेड वो हम इसमें पढ़ेंगे। अनुवांशिकता की परिभाषा और स्वरूप। तो देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में से अनुवांशिकता एक प्रमुख घटक है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, हेरिडिटी से हुई है। तो यहां से ही ये क्वेश्चन बन जाता है कि अनुवांशिकता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हेरिडिटी शब्द से हुई है। अनुवांशिकता का अर्थ व्यक्ति या बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संचालित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व संबंधी गुणों से है। तो देखिए, अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, या उनके भी नॉर्मली तो अपने माता पिता से ही कहा जाएगा, लेकिन अपने पूर्वजों से जो मिलने वाले गुण हैं, बौद्धिक है चाहे वो शारीरिक है या मानसिक और व्यक्तित्व से जुड़े हैं, वही क्या कहलाएंगे, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता से हम जान पाते हैं कि शिक्षार्थी किस प्रकार अपनी वंशानुगत क्षमता के अनुसार विकसित होता है। देखिए, अगर हम अनुवांशिकता के बारे में नॉलेज है तो हम उसके माता पिता से ही हम माता पिता के बारे में जानकारी हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि सटीक नहीं होगी पूरी, क्योंकि वातावरण का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हाँ, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से विकसित होगा। इस तथ्य के अनुसार प्रजातिगत विशेषताएं व लक्षण माता पिता के अनुरूप ही बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, इंसान के बच्चे होते हैं वो इंसानी होते हैं। अगर किसी जानवर के बच्चे हैं, जैसे कि आप हाथी के बच्चे हाथी ही बनते हैं, इंसान के इंसान बनते हैं, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, भैंस का बच्चा भैंस ही होगा। तो इसका मतलब यही है कि माता पिता के अनुरूप ही बच्चे, प्रजातिगत विशेषताएं जो होती हैं वो माता पिता के अनुरूप होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हाथी है तो उसका बच्चा ऊंट जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, इंसान का इंसान होगा, और घोड़े का घोड़ा, और जो भी आप जिसका भी बच्चा होगा अपने माता पिता के अनुरूप ही होगा। तो कई सारे मैंने आपको नाम गिनवाए अभी, काफी सारे साइकोलॉजिस्ट के, उनमें से कुछ की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिए, सारी नहीं लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिए, जो एग्जाम्स में आती रहती है। तो बिल्स तथा हाइजर के अनुसार, देखिए बिल्स तथा हाइजर के अनुसार ये डेफिनेशंस आपको ऐसे कैसे ही नोट कर लेनी है, नोटबुक और पेन लेके यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और रोक के चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर, वंशानुक्रम का अर्थ साधारणतः उस प्रक्रिया से है जिसके अनुसार दो भिन्न व्यक्ति अपने ही समान बालक को जन्म देते हैं। तो ये सिर्फ उस प्रक्रिया को वंशानुक्रम मानते हैं जिसमें दो समान अपने ही जैसी बालक को जन्म देते हैं। बेकन के अनुसार दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। तो ये परिभाषा भी क्या है, सीमित है, जिसमें कि सिर्फ दो पीढ़ियों को जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि अनुवांशिकता दो पीढ़ियों से कहीं अधिक कुछ है। तो थॉमसन ने कहा है कि वंशानुक्रम अगली पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध समझने के लिए एक सुविधाजनक क्या है, शब्द है। बेलर तथा चार्ल्स ने क्या कहा है, तो इन्होंने व्यक्तित्व के व्यवहार से संबंधित ऐसे गुणों की सूची बनाई थी जो उन्हें आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं। शिक्षार्थी को वंशानुगत रूप से विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त होती है तथा उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी विकसित होता है। ऐसा बच्चों आपको पता भी है। तो प्यारे बच्चों, देखिए एक एक जो इन्होंने गुणों की सूचियां बनाई है वो हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता, इसमें निम्नलिखित गुण शामिल किए जाते हैं। ये आपको याद करना है कि इसमें कौन कौन से गुण शामिल किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता, शरीर की कद काठी जैसे शारीरिक ढांचा, मांसपेशियों का निर्माण तथा हाथ पैर की लंबाई। इससे आगे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम और कुछ और डेफिनेशन और इसकी क्वालिटीज देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको आगे थोड़ा दोबारा से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, विशेष है, जैसे दो बार यहाँ पर विशेष आया, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे वाला से बनता है, आप देख लेंगे। तो अनुवांशिकता और वंशानुक्रम की कुछ और परिभाषाएं मैंने यहाँ पर ली, क्योंकि यहाँ से परिभाषाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो जेम्स ड्रेवर सीटेट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें या तो परिभाषा देगा और आपसे राइटर का नाम पूछेगा, वरना साइकोलॉजिस्ट का नाम देगा और उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या उससे जुड़ी परिभाषा से जुड़ी हुई जो क्वालिटीज हैं वो उसमें पूछ लेगा।
तो देखिए जैसे जेम्स जेवर ने क्या चीज बताई है, तो माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना उन्होंने बताया है। और रूथ बेनेडिक्ट ने प्रवाहित होने वाले गुण बताए हैं। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको भी देख नोट कर लीजिएगा, प्रवाहित होने वाले गुण। तो जेम्स डेवर कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता है। और रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम वंशानुमान माता पिता से संतानों में प्रभावित होने वाले गुण हैं। पी जिसबर्ट के अकॉर्डिंग, पी जिसबर्ट क्या बोलते हैं, प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना ही क्या है, आनुवांशिकता है। तो ये इनका सिर्फ ये मानना है कि माता पिता के द्वारा ही, सिर्फ और सिर्फ ये माता पिता को यहाँ, हालांकि माता पिता के जरिए ही बच्चों संतानों में यह जाएगा, लेकिन जैविक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना ही क्या है, आनुवांशिकता है। तो यहाँ पर इनका ये विचार भी थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। तो एच ए पेटरसन एवं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो लगभग सभी साइकोलॉजिस्ट एक ही बात को कहते हैं कि जो माता पिता से या पूर्वजों की विशेषताएं संतानों में आती हैं वही क्या है, वंशानुक्रम है। सभी एक ही तरह की यहाँ पर बात करते हैं। तो जो जीव विज्ञान से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, जीव शास्त्री हैं, उनके अनुसार सभी के लिए यहाँ पर लगभग सब, क्योंकि सभी एक जैसी ही बात बोलते हैं, जीव शास्त्रियों के अनुसार निषिक्त अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवांशिकता है। निषिक्त अंड मतलब जाइगोट, साइकोलॉजी जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो समझ गए होंगे निषिक्त अंड। तो उस निषिक्त अंड में जो जितने भी विशिष्ट गुणों का योग है वही क्या है, आनुवांशिकता है, ऐसा जीव शास्त्रियों का मानना है। निषिक्त अंड क्या होता है, एक कोशिका होती है जिसमें कोशिका विभाजन के द्वारा पूरा इंसानी शरीर एक बच्चा जिससे तैयार होता है। वंशानुक्रम के नियम क्या हैं, वंशानुक्रम के क्या सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तो देखिए कई सारे, जैसे कि साइकोलॉजी हर बार मुझे निकलने जाता है। तो देखिए असमानताओं या विभिन्नताओं के कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम है तथा अन्य के अनुसार भिन्नताओं का कारण वातावरण। तो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं। जैसे कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में इन अध्ययनों का आरंभ किसने किया, डार्विन ने, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन अध्ययनों का आरंभ किसने किया, गाल्टन ने। तो ये आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव जानने का विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन ने प्रारंभ किया और मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाल्टन ने, ये आपको याद कर लेना है। जहाँ एक और कुछ मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्व देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वातावरण को ज्यादा महत्व देते हैं, और दूसरी ओर दोनों वर्ग के विद्वान एक दूसरे के विचारों का खंडन भी करते रहते हैं। जैसे कि पीटरसन है, उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे डिंक मेयर के अनुसार क्या बोलते हैं, डिंक मेयर बोलते हैं कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा डिंक मेयर के अकॉर्डिंग ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो सारी विशेषताएं होती हैं वंशानुक्रम की, वो पैदा होते वक्त उसमें सारी की सारी होती हैं। और देखिए जीन जो होते हैं वो अलग अलग तरह से संयुक्त होते हैं, इसलिए एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता भी दिखाई देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, यही क्या है, भिन्नता का नियम। वो सब हम इसमें आगे जाके सारे नियम अभी पढ़ेंगे। और बालकों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या महत्व है वो भी हम इसी वीडियो में आगे जाकर देखेंगे। तो वंशानुक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत या नियम जो हैं वो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो आपको नोट करते हुए चलना है, साथ के साथ आपको एकदम से पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। हर कॉन्सेप्ट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो भी इसमें है वो सब मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। देखिए पहला सिद्धांत है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं बीजमैन। तो बीज कोश आप यहाँ से याद भी रखते हैं, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है, बीजमैन ने। तो मानव शरीर में दो प्रकार के कोश होते हैं, एक देही कोश, दूसरे उत्पादक कोश। देही कोश कौन से होते हैं, तो देही कोश शारीरिक संरचना का कार्य तथा उत्पादक कोश जन्म देने का कार्य करते हैं। तो उत्पादक कोशों का निर्माण किससे होता है, उत्पादक कोशों का निर्माण बीज कोश के द्वारा होता है। यहाँ से ये इंपोर्टेंट चीज आपको नोट कर लेनी है, उत्पादक कोशों का निर्माण किससे होता है, बीज कोश से। तो यह बीज कोश हमें दादा दादी नाना नानी किसी के भी हो, वो माता पिता के द्वारा हस्तांतरित होते हैं और माता पिता द्वारा हमें ही ये क्या होता है, हस्तांतरित होते हैं। देखिए सही मायने में माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोशों के संरक्षक होते हैं। बीज कोश होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, जैसे कि परदादा से दादा में,
दादा से पिता में और पिता से बच्चों में। और वैसे ही क्या है, वो सिर्फ उसके संरक्षक है, वो बीज को जो पूर्वजों से चला रहा है वो एक ही है, सिर्फ प्रत्येक नई पीढ़ी उसकी क्या है, संरक्षक है, जो उसे अपने अगली पीढ़ी को प्रदान करती है। तो बीजमैन के अनुसार एक बच्चा उतना ही प्राचीन होता है जितना कि उसके वंश के संस्थापक पूर्वज होते हैं। जैसे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर, तो उनका अगर मुगलों का बीज कोष अगर देखें तो वो कहाँ से है, बाबर से है। उसके माता पिता चाहे जो भी रहे हो, लेकिन वो मुगल वंश का अगर देखा जाए तो मुगल वंश कहाँ से शुरू होता है, बाबर से। तो बाकी जितने भी उसके बच्चे हैं, उनके अग्रज हैं, वो सब उसी वंश के होंगे, तो और वो उतने ही प्राचीन माने जाएंगे जितना कि वो वंश है। तो देखिए बीजमैन ने इसका प्रभाव सिद्ध करने के लिए चूहों पर एक प्रयोग भी किया, वो प्रयोग के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको ये नियम और अच्छे से समझ में आ जाए। यह सिद्ध करना कि वंश का प्रभाव पड़ता है ना कि वातावरण का। उन्होंने बीजमैन ने क्या किया कि वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि ज्यादा प्रभाव जो होता है वो वंशानुक्रम का होता है ना कि वातावरण का। तो उन्होंने ना बहुत सारे चूहों को कलेक्ट किया, बहुत सारे चूहे इकट्ठे कर दिए और उनकी पूंछ काट दी बिल्कुल जड़ से, ठीक है, उन्होंने उसकी पूंछ काट दी और उन्हें उसी वातावरण में रखा। परंतु अगली संतानें पूंछ वाली पैदा हुई, चूहों के जो बच्चे वो हुए वो फिर से पूंछ, उनकी फिर से पूंछ थी, मतलब कि उन्होंने वातावरण का ऐसा प्रभाव नहीं हुआ कि चूहे बिना पूंछ के आगे पैदा होते, लेकिन वंशानुक्रम के कारण उनकी पूंछ उगाई नहीं, वो उगी हुई पूंछ के साथ ही वे पैदा हुए। फिर से उसी वातावरण में रखा गया, लेकिन फिर भी पूंछ वाले ही चूहे इससे पैदा हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण का नहीं वंश का प्रभाव पड़ता है। ये इससे क्या सिद्ध होता है कि वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बिना पूंछ वाले चूहों से भी पूंछ वाले बच्चे ही, ऐसा उन्होंने कई बार किया और हर बार नई पीढ़ी में पूंछ वाले ही बच्चे पैदा होते रहे। तो ये गुण आप बोल लीजिए, विशेषता बोल लीजिए, वातावरण से चूहों ने अर्जित नहीं की। तो वंशानुक्रम का ही यहाँ पर इसके द्वारा प्रभाव सिद्ध करने की कोशिश की गई इस प्रयोग के द्वारा। अब इसी के द्वारा लैमार्क ने अपना एक प्रयोग किया। आपने लैमार्कवाद पढ़ा भी होगा, जिन्होंने जीव विज्ञान पढ़ा है वो लैमार्कवाद पढ़ भी चुके होंगे। हम यहाँ पर लैमार्कवाद के बारे में थोड़ा कम पढ़ेंगे अब, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो हम देखेंगे अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो बीजमैन कहते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, लैमार्क बोलते हैं कि वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया। जिराफ होता है ना जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, ऊंट के जैसा दिखता है कुछ कुछ, उसने। तो लैमार्क के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संतानों को संक्रमित किया जाता है। संक्रमित करने से मतलब ट्रांसफर, यहाँ पर समझ लीजिए आप, उनको स्थानांतरित किया जाता है। कि मतलब अगर माता पिता ने कोई चीज सीखी है तो वो उनके बच्चों में भी माता पिता के द्वारा स्थानांतरित होगी, माता पिता के द्वारा हस्तांतरित की जाएगी अपने बच्चों को। तो विकासवादी लैमार्क, विकासवादी ये साइंटिस्ट है, यहाँ पर ये भी इंपोर्टेंट है कि लैमार्क कैसे साइंटिस्ट है, विकासवादी साइंटिस्ट है। तो इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर एवं हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके की। पतंगे समझते हैं, वो ततैया, मधुमक्खी, ये सब क्या होते हैं, कीट पतंग होते हैं। पतंग वो नहीं जो उड़ाने वाली है, ये कीट पतंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन्होंने चूहों पर और पावलोव ने कुत्ते पर, सॉरी, मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर भी प्रयोग किए थे और हैरिसन ने पतंगों पर किया। इन्होंने लैमार्क के जो थ्योरी थी उसको सिद्ध करने की कोशिश की और उन्होंने सिद्ध भी किया उसे आगे जाकर। तो मेंडल का नियम है, ग्रेगर जॉन मेंडेल इनका नाम है। तो वंशानुक्रम के नियमों को अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से बताया, जिनमें से मेंडल द्वारा निर्मित नियमों को सबसे अधिक प्रमुखता मिली है। तो ये कौन है, ये ग्रेगर जॉन मेंडेल है, या इन्हें जोहान ग्रेगर मेंडेल भी कहा जाता है। इन्होंने ही आनुवंशिकता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं का माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विभिन्न तरह के मटर को संकरित करके, संकरित मतलब आप क्रॉसिंग इसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने मटरों की क्रॉसिंग कराकर आनुवंशिकता के आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। कब किया था, सन मेंडल ने अपने विस्तृत प्रयोगों के परिणामों को प्रदर्शित किया था 1866 में। लेकिन कई कारणों से उनके प्रयोगों को की ओर 1900 तक लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। वो अपने प्रयोग प्रकाशित करते रहे, लेकिन लोगों ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो सन 1900 में ही इनके अलावा 3 और शोधकर्ता थे जो कि नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके उसी परिणाम पर पहुंचे, जिस पर कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडेल। तो जिस पर मेंडेल ने उनसे भी लगभग 34 वर्ष पहले उन्होंने उस पर कार्य कर चुके थे। तो इन 3 शोधकर्ताओं ने मेंडेल के नियम को वैध ठहराया और उन्हें आनुवंशिकता का महत्व आधारभूत नियम की संज्ञा दी, यानी कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी की संज्ञा किन्होंने दी, उन 3 साइंटिस्ट ने जो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के थे। उन्होंने मेंडल की थ्योरी को ही क्या कहा, सही बताया। इसलिए इस थ्योरी के जन्मदाता किसे माना जाता है, मेंडल के।
तो इन्होंने समानता का नियम दिया। इसके अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी ही वैसी ही संतानें भी होंगी। यदि माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी, और यदि माता पिता कद में छोटे हैं तो उनकी संतानें भी छोटे कद के होंगे, और रंग में काले अथवा सांवले हैं तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। इस नियम को परखने के बाद यह पता लगता है कि इस नियम का सामान्यकरण नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये देखा भी गया है, आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि जो जिनके माता पिता सुंदर होते हैं, जरूर नहीं है उनके बच्चे भी सुंदर हों, और यदि माता पिता कुरूप हैं या कम सुंदर हैं या सांवले हैं तो जरूर नहीं है उनके बच्चे भी वैसे, उनके बच्चे सुंदर भी, कुरूप माता पिता के बच्चे सुंदर और सुंदर माता पिता के बच्चे कुरूप भी हो सकते हैं। काले माता पिता के बच्चे गोरे भी हो सकते हैं और गोरे माता पिता के बच्चे काले भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है विभिन्नता का नियम। इसके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं होती है, उसमें विभिन्नता पर भी वह वंशानुक्रम से प्रभावित माने गए हैं। तो इस नियम के द्वारा यह पता लगाया कि ये दोनों एक नियम एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए मेंडल ने एक तीसरा नियम बताया। इन्होंने दो नियम बताए, पहला समानता का नियम कि मतलब जैसे माता पिता है वैसे ही बच्चे भी होंगे। इसके बाद दूसरा विभिन्नता का नियम कि मतलब शक्लें बिल्कुल भी नहीं मिल रही, इसमें भिन्नता होने पर भी वंशानुक्रम से प्रभावित होंगे, और ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी नियम है। इसलिए इन्होंने एक तीसरा सिद्धांत दिया जो कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रत्यागमन का नियम इसको भी हम बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सोरेनसन ने किया, और इस सिद्धांत को फिर मेंडल ने अपनाया। तो सोरेनसन ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे का तीव्र बुद्धि वाली और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति वाली जो होती है वही क्या कहलाती है? प्रत्यागमन कहलाती है। इसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर किसी के माता पिता बुद्धिमान है तो आवश्यक नहीं है उनके बच्चे भी बुद्धिमान हो सकते हैं थोड़े कम हो, और जो प्रतिभाशाली हैं उनके बच्चे कम प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। तो यही क्या है? प्रत्यागमन कहलाती है। और यहाँ यह तीन नियम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस नियम के द्वारा अध्यापक बालकों की प्रवृत्ति और तथा उसका स्तर जानने के लिए वंशानुक्रम के यहाँ तीन नियमों की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। तो अध्यापक को अगर बच्चों के माता पिता के बारे में जानकारी है और वो इन नियमों के बारे में भी थोड़ा समझ रखते हैं, इन नियमों के बारे में जानते हैं और अपने शिक्षण में इनको लागू कर सकते हैं, मतलब बच्चों के बारे में सही जांच करने के लिए कि बच्चा किस तरीके का आगे जाकर हो सकता है, किस कौन कौन सी सावधानियां उनको रखनी होंगी, किस तरीके के वातावरण उनको छात्रों को देना होगा ताकि वो अपने माता पिता से थोड़े भिन्न हो जाए। तो इसके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है, उसका विश्लेषण करके परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। तो इसके बाद दोबारा से एक बार देखते हैं। तो वंशानुक्रम का बीज कोष की निरंतरता का नियम, वो ये वही नियम है जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको वो थोड़ा सा डीप करके पढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम के बीज कोष की निरंतरता के नियम के अनुसार बच्चे को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही स्थानांतरित होता रहता है। तो जितना पुराना वंश उतना ही पुराना बीज कोष, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रत्येक पीढ़ी का नया बच्चा जो पैदा होगा वो उतना ही प्राचीन है जितना कि उसका वंश का संस्थापक। तो मतलब कि माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होता और बच्चे द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसके संबंध में बीजमैन क्या कहते हैं? तो बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसा किसने कहा? ये कथन किसका है? बीजमैन का। तो बीजमैन कहते हैं कि जो बीज कोष है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाता है माता पिता के द्वारा अपनी संतानों में। वंशानुक्रम का समानता का नियम। वंशानुक्रम के समानता के नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है। किसके नियम में अभी हमने पढ़ा था? ये मेंडल के नियम में। मेंडल का पहला नियम क्या है? कि समानता का नियम है। तो जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। तो और सोरेनसन ने इस वंशानुक्रम के समानता का नियम और का अर्थ स्पष्टीकरण और करते हुए क्या कहा है वो आगे देखेंगे। देखिए, वंशानुक्रम के समानता के नियम के बारे में मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने अपना अलग मत दिया है और उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शरीर रचना की दृष्टि से भी ये बच्चे अपने माता पिता के समान होते हैं। लेकिन ये नियम क्या है? बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसे अपनी पर्सनली भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है। आपने कई लोगों को देखा होगा किनके माता पिता बहुत बुद्धिमान है लेकिन उनके छात्र नहीं, उनकी संतानें जो है वो उतना अच्छा नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अनपढ़ माता पिता की संतानें भी बहुत अच्छी उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करती हैं। तो ये सिद्धांत अपने आप में भी थोड़ा गलत सा ही लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो। ये क्या कहते हैं? ऐसा सोरेनसन ने क्या कहा है कि बुद्धिमान के बच्चे बुद्धिमान, मंदबुद्धि के मंदबुद्धि और कम हाइट वालों के कम हाइट वाले। शारीरिक दृष्टि से भी इन्होंने ये इस नियम को सही माना है। देखिए, वंशानुक्रम का समानता का नियम भी पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए
मिल जाएंगी। जो हमने कई पहले भी बात कर ली कि काले माता पिता की संतानें गोरी भी होती हैं, मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतानें बुद्धिमान भी होती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम का समानता का नियम पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब संतान और उसके माता पिता में समानता तो होती है, लेकिन इसके बहुत से अपवाद भी है। कई बार होता है कि आप बच्चे अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं, उनकी जैसी उपलब्धि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं, तो इसलिए ये पूरी तरह से सही नहीं है। वंशानुक्रम का विभिन्नता का नियम गेगर जॉन मेंडल का ही ये दूसरा नियम है। तो वंशानुक्रम के विभिन्नता के नियम के अनुसार अब बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। वंशानुक्रम का विभिन्नता का नियम के अनुसार हो सकता है कि एक ही माता पिता की संतानें रंग में समान हो लेकिन बुद्धि और स्वभाव में एक दूसरे से अलग हो, या फिर हो सकता है उनका रंग अलग अलग हो और उनकी बुद्धि में समानता हो। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर इनको आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, यही व्यक्तिगत विभिन्नता भी यही कहलाती है। तो एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पितृक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। पितृक मतलब जीन्स। वंशानुक्रम के विभिन्नता के नियम के संबंध में डार्विन और लैमार्क का क्या मत है वो हम देखेंगे। डार्विन और लैमार्क दोनों ही अलग अलग हैं। एक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे वातावरण को। तो डार्विन और लैमार्क ने अलग अलग प्रयोग के आधार पर वंशानुक्रम का विभिन्नता का नियम का प्रतिपादन किया है। डार्विन और लैमार्क ने वंशानुक्रम के विभिन्नता के नियम के संदर्भ में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं कि डार्विन और लैमार्क दोनों के ही ये कथन है कि वंशानुक्रम में उपयोग न करने वाले अवयवों और विशेषताओं का विलोपन आने वाली पीढ़ियों में होता रहता है। देखिए, अगर ऐसे कोई गुण है जिनका एक पीढ़ी प्रयोग नहीं कर रही है तो हो सकता है अगली पीढ़ी में हो सकता है नहीं ऐसा होता है। ऐसा लैमार्क और डार्विन कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी में उन गुणों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और नए गुणों की उत्पत्ति होती है, यानी कि नवोत्पत्ति होती रहती है, नए गुणों और विशेषताओं की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति चयन द्वारा वंशानुक्रमीय यानी कि अनुवांशिक गुणों के या विशेषताओं के आधार पर गुणों का उन्नयन या सुधार होता रहता है। तो जैसे जैसे आगे वातावरण में चेंज होते जाता है, वातावरण से मतलब सभी तरह की परिस्थितियों से मतलब है, जैसे खाने संबंधी परिस्थितियां अगर बदल जाती हैं, खाना करने का टाइप बदल जाता है, तो क्या होगा, वैसा ही प्रकृति उन गुणों में सुधार कर देगी। तो वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का नियम जो भी हमने पढ़ा उसे और थोड़ा देखेंगे। तो वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का नियम के अनुसार बच्चों में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का नियम के बारे में सोरेनसन ने अपना मत देते हुए क्या कहा है, देखिए इससे रिलेटेड सोरेनसन के कथन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप ध्यान से कई बार भी नहीं तो कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे से वीडियो करो, क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत कम प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति ही क्या है, प्रत्यागमन है। देखिए एक बार फिर से समझिए कि बहुत प्रतिभाशाली किसी के माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, तो उनके बच्चों में क्या होगा, बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति, यानी कि प्रतिभाशाली माता पिता हैं लेकिन बच्चे उतने प्रतिभाशाली नहीं है। और बहुत कम प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में इसको कम कर प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही क्या है, प्रत्यागमन है। तो वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का नियम प्रकृति द्वारा विशिष्ट गुणों की जगह सामान्य गुणों का ज्यादा वितरण करके एक जाति के जीवों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। तो प्रत्यागमन के नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को ना अपनाकर सामान्य गुणों को ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो वंशानुक्रम के प्रत्यागमन के नियम के कारण ही महान व्यक्तियों की संतानें ज्यादातर उनके बराबर महान नहीं होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि बाबर की संतान हुमायूं थी। बाबर ने जब वो भारत आया उसने चारों के चार युद्ध जीते, लेकिन हुमायूं ने क्या, हुमायूं में वो बाबर जैसे गुण नहीं थे, तो हुमायूं बहुत सारे युद्ध हार गया। उसने अपना राज्य कई बार उसे अपना राज्य खोना भी पड़ा और बाद में लेकिन प्राप्त भी कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन बाबर जैसी प्रतिभा हुमायूं में बिल्कुल भी नहीं थी। प्रत्यागमन के कारण देखिए, प्रत्यागमन के क्या क्या कारण है, इसके 2 प्रमुख कारण है। एक पहला कौन सा है कि माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है, और दूसरा माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पितृक अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए जैसे माता पिता के 2 जीन्स अलग अलग होंगे तो उनमें से एक का तो अधिक शक्तिशाली होगा और दूसरे का कम होता है। अब जो उनके पूर्वज हैं उनमें से भी एक का पितृक क्या होता है, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही 2 कारण है किसके, प्रत्यागमन के। तो वंशानुक्रम का अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हुमायूं में जो पितृक थे, जो जीन्स थे, वो अपने पिता के जो गुण थे वो दब गए और उनकी जो माता के गुण थे वो उभर आए। मतलब कैसे, ऐसे समझिए कि जो पिता की हिम्मत ताकत जैसे गुण थे, मतलब सॉरी आप उसे और कुछ भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, कैसे भी आप इसको समझिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक के जो जीन्स थे वो ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने दूसरे के जीन्स को दबा दिया और वो उसमें
शक्तिशाली जीन्स के गुण ही प्रदर्शित होते हैं। तो वंशानुक्रम का अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो वंशानुक्रम का अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब कि अगर माता पिता ने कोई काम सीखा है तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चों में वो हस्तांतरित हो। ऐसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, मोटर बाइक मैकेनिक का बच्चा मोटर बाइक मैकेनिक नहीं होता, पायलट का बच्चा पायलट नहीं होता। इस चीज को आप इस तरीके से समझ भी सकते हैं। लेकिन लैमार्क का मत इससे अलग है। लैमार्क ने वंशानुक्रम का अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के बारे में कहा है, क्या कहा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली संतानों को संक्रमित किया जाता है, उन्हीं के द्वारा। तो लैमार्क ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था आपको मैंने बताया, आपको कमेंट करके बताना है। फिर से बता देता हूं मैं एक बार, आप कमेंट तो कीजिए। किस पे किया था? जिराफ पे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भोजन की कमी होती गई, घास खत्म होती गई, तो जिराफ ने ऊपर ऊंची टहनियों को खाना शुरू किया और वो अपने अगले पैरों से थोड़ा ऊंचा उचक उचक के खाना खाते थे और अपनी गर्दन को लंबा करते थे, जिससे क्या हुआ, उनके अगले पैर ऊंचे हो गए और उनकी गर्दन की लंबाई भी बढ़ गई और यही अर्जित गुण उनकी अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होते चले गए। लैमार्क ने वंशानुक्रम का अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम के लिए अपने मत को साबित करने के लिए उदाहरण के तौर पर क्या कहते हैं कि जिराफ की गर्दन पहले घोड़े की गर्दन के समान ही होती थी, जैसे कि आजकल घोड़े की गर्दन होती है नॉर्मल साइज, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई, जिससे पता चलता है कि जिराफ की लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने के कारण हुआ। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर कह रहे हैं कि परिस्थितियों के कारण। तो परिस्थितियां क्या थी? भोजन की कमी। तो वो क्या करते थे? पत्तों को उचक उचक कर खाते थे, कूद कूद कर, मतलब आगे से थोड़ा ऊपर उठकर, तो उनके अगले पैर लंबे हो गए, उनकी गर्दन भी लंबी हो गई। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा लैमार्क कहते हैं। तो लैमार्क के उपरोक्त कथन की पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर और हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके की थी। तो आज के समय में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बारे में वुडवर्थ ने अपना मत रखा है। क्या रखा है? कि जो निम्नलिखित है, देखिए कि यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पितृों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप जैपनीज सीख लें तो सीख लेते हैं और इंडिया में रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चे जैपनीज बोलना सीख जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप वो दो चार वर्ड आपके बोलने से सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे में क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है किसकी? भाषा अर्जन की। चोम्स्की ऐसा कहते हैं कि बच्चों में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है उनके गले में। ऐसा हमने वो आप हिंदी पेडागोजी की वीडियोस में आपके वहां पर मैंने वो डिस्क्राइब अच्छे से किया है, आप उसके लिए हिंदी पेडागोजी की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपने कोई चीज, आपने कोई भाषा सीखी, आपको अगर अंग्रेजी बोलनी आती है और आप इंडिया में रहते हैं, आप भारत देश में रहते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको बच्चा अपने जैसे वातावरण, अगर आपके घर में सभी लोग हिंदी भाषी हैं तो वो हिंदी बोलना सीखेगा, उसको आपके गुण अंग्रेजी बोलना, अगर आपको अंग्रेजी आती है और आप उसके सामने नहीं बोल प्रयोग करते हैं, उसका नहीं बोलते हैं, तो उसे वो कभी भी नहीं आएगी, वो हिंदी ही सीखेगा। तो क्षय या सूजक इस ऐसे रोग जो बहुधा परिवारों में पाया जाता है, यह रोग संतानों में परिवारों में छुआछूत की वजह से होता है, ना कि संक्रमण की वजह से। देखिए अपने पितृों द्वारा इस ज्ञान को संक्रमित कर सकते हैं, इस प्रकार के किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। तो वुडवर्थ भी क्या बोलते हैं कि अगर आप भाषा बोलना कोई सीख लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन जीन्स के द्वारा बच्चे में उस ज्ञान को स्थानांतरित कर पाए। तो इस प्रकार के प्रमाण नहीं है, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, अब तक भी एक भी ऐसा प्रयोग सिद्ध नहीं कर पाया कोई भी। तो क्षय या सूजक ऐसे रोग हैं जो बहुधा परिवारों में पाए जाते हैं। देखिए कई लोग परिवारों में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्षय रोग चलता रहता है, लेकिन वो क्या है, वो छुआछूत की वजह से होता है, ना कि संक्रमण की वजह से। यहाँ संक्रमण वो नहीं है आप सोचे कि वायरल संक्रमण हो गया, वायरल पहुंच गया, ऐसे वाला संक्रमण नहीं। संक्रमण मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाले जीन्स, हस्तांतरित होने वाले गुण। तो वंशानुक्रम का मेंडल का नियम क्या कहता है? तो वंशानुक्रम का मेंडल का नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तु अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अक्सर होती हैं। इस नियम को जैकोस्लोवेकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। देखिए इसे जैकोस्लोको को सही कर लीजिएगा, ये चेको है, यहाँ पर जय नहीं है, चेको है, चेकोस्लोवाकिया है, वेकिया भी थोड़ा कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेकोस्लोवाकिया। थोड़ा बड़ा सा नाम है, बोलने में भी अजीब होता है, आपको ये टंग ट्विस्टर में भी आता है। चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई, यानी कि कुछ मटर के दाने क्या थे, वो छोटे थे, कुछ के दाने बड़े थे। उगने वाली मटरों में सब वर्णसंकर जाति की थी। तो वर्णसंकर मतलब हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। आजकल के साइंटिस्ट तो होते हैं, देखिए कई सारी फसलों में बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं, तो जो पौधों से जुड़े हुए साइंटिस्ट होते हैं, जो नई नई रिसर्च इसमें करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी दूसरी प्रजाति के पौधों के साथ उनकी हाइब्रिड
सीड्स तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है उनमें बीमारियां नहीं लगती और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी बढ़ता है। तो उन्होंने भी वही किया कि उन्होंने छोटी और बड़ी मटरों का संक्रमण को संक्रमित किया, जिससे वर्ण संकर जाति की सारी जो जितनी भी आगे मटर पैदा हुई वो सारी कैसी हुई, हाइब्रिड हुई। तो मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया और इस क्रिया को कई बार दोहराया और अंत में मेंडल को वर्ण संकर के बजाय शुद्ध मटर प्राप्त हुई। तो देखिए जब दो शुद्ध मटर नहीं थी, पहली छोटी शुद्ध मटर दूसरी बड़ी शुद्ध मटर, तो उनके संक्रमण से कौन सी हुई, हाइब्रिड संक्रमित मटर उत्पन्न हुई। उस संक्रमित मटर को जब बार बार बोया गया, जैसे एक बार बोया फिर उससे जो मटर उत्पन्न हुआ उसे बोया, फिर उस जो प्राप्त हुआ उसे बोया, तो उसके बाद क्या हुआ, कई बार ऐसी प्रक्रिया करने के बाद हाइब्रिड के बजाय शुद्ध मटर प्राप्त हुई। यानी कि जो शुद्ध पहले जो यहाँ से हम शुद्ध लेकर चले थे वही अंत में हमें यहाँ पर शुद्ध मटर प्राप्त हुई। जो जैसा उसने स्टार्टिंग में यहाँ पर छोटी मटरें बराबर में ली थी और कुछ बड़ी मटरें ली थी, वैसे ही उनको शुद्ध मटरें यहाँ पर मिल गई। तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने जो प्रयोग किया उनसे प्राप्त निष्कर्षों से वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभावों के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। देखिए उन्होंने इस तरीके का एक प्रयोग किया, उन्होंने शुद्ध मटर ली बड़ी वाली, शुद्ध छोटी मटर ली, और इन दोनों के क्रॉस से जो मटरें मिली वो थी वर्ण संकर मटर। और जब इनको ये प्रक्रिया कई बार की गई, एक बार फिर एक बार फिर एक बार मतलब कई बार ये करने के बाद क्या हुआ, 25% शुद्ध बड़ी मटर मिली, यहाँ पर भी शुद्ध मटर मिली और यहाँ पर भी बड़ी वर्ण संकर मटर मिली। तो शुद्ध बड़ी मटर, शुद्ध छोटी मटर और शुद्ध बड़ी मटर। अधिक जागृत, तो यहाँ पर मेंडल का नियम क्या कहता है कि अधिक जागृत या प्रबल गुण सुप्त गुणों को निष्क्रिय कर देता है। जिस गुण का प्रयोग पीढ़ी में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है वो ना प्रयोग होने वाले गुणों को क्या करता है, दबा देता है, निष्क्रिय कर देता है। लेकिन क्या है कि सुप्त अवस्था में रहने वाले जो गुण हैं वो मुख्य गुण का रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्त गुण जब प्रकट होकर मुख्य गुण का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए कोई ऐसे गुण है जो आप यूज नहीं करते हैं लेकिन आपके पूर्वज करते थे और आपके बाद आपके पीढ़ी तक आते आते वो गुण विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो गुण आपकी पीढ़ी में जागृत हो जाएं और वो क्या होगा, मुख्य गुण का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो यही स्थिति क्या कराती है, प्रत्यागमन का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए काले माता पिता से गोरी संतानों का जन्म लेना। तो ऐसा हो सकता है कि जो काले माता पिता हैं उनके पूर्वजों में कोई गोरा रहा हो और उन गोरे पूर्वजों का गुण संतानों में जागृत हो गया हो। तो अब वापिस से देख लीजिए, वहीं पर आ जाते हैं जहां पर हम थे। कहाँ थे हम, ये यहाँ पर हम गुण इसके पढ़ रहे थे। तो विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता, शरीर की कदकाठी जैसे शारीरिक ढांचा, मांसपेशियों का निर्माण, हाथ पैर की लंबाई। ये क्या है कि शिक्षार्थियों को वंशानुगत रूप से विशेष प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं और उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी विकसित होता रहता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसमें अपनी पीढ़ी से आती रहती है, अपने पूर्वजों से उनको प्राप्त होती हैं। तो देखिए विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता, शरीर की कदकाठी यानी कि लंबाई, हेल्थ, मोटापा, शारीरिक ढांचा, मांसपेशियों का निर्माण, हाथ पैर की लंबाई, ये सब क्या है, ये सब पूर्वजों से ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर पूर्वजों में कोई लंबे हाथ वाला था तो लंबे हाथ वाले गुण भी अगली कई पीढ़ियों के बाद बच्चों में फिर से जागृत हो सकते हैं। लिंग यानी कि लड़का या लड़की, तो शारीरिक बनावट जैसे त्वचा, बालों का रंग, आंखों का रंग, नाक कान की बनावट तथा सिर की बनावट। ये भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के मैटरनल साइड से यानी कि माता की साइड से, जैसे नाना है, मामा है, उनसे मैच बच्चों के कान नाक होते हैं। कई बार बोलते हैं कि ये बच्चा अपने मामा पे गया है, तो उसका क्या मतलब होता है कि माता पिता के माता से जो जीन्स मिले हैं वही बच्चे में क्या हुए हैं, जागृत हो गए हैं। तो प्राकृतिक अनुक्रियाएं, स्नायु तंत्र की प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता, शीघ्र एवं देरी से व्यवहार करने की क्षमता, संवेदी क्षमता, देखने, सुनने, स्पर्श करने तथा सूंघने की कमी या अधिक क्षमता, ये सब क्या है, ये सब हमें जीन्स के द्वारा ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों में। जो शारीरिक विकास की गति, किस गति से बच्चे का विकास हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, वो भी किससे होता है, आनुवंशिकता की वजह से। तो कुछ लक्षणों की और पूर्व प्रवृत्ति बच्चों को माता पिता की संपूर्ण विशेषताएं आनुवंशिक जीन्स में प्रक्रिया द्वारा ही नहीं प्राप्त होती हैं। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी काल में ये जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, जिसे भिन्नता का नियम कहते हैं। तो जो प्रत्यागमन का नियम है, तो प्रत्यागमन के नियम के अनुसार ही बालक संपन्न माप, जो देखिए जैसे प्रतिभा संपन्न माता पिता यदि किसी के हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे प्रतिभा संपन्न नहीं होंगे। हो सकता है उनके ज्यादा प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें कम प्रतिभाशाली हो सकती हैं, मंद बुद्धि भी हो सकती हैं। तो बालक जो होता है वो मूल रूप से माता पिता की कुछ विशेषताएं प्राप्त करता है, जो कि जीन्स के कारण ही संभव हो पाता है। तो अतः स्पष्ट है कि अनुवांशिकता के कारण ही, अनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। देखिए वो
कोई भी नई संतान, नई पीढ़ी अपने माता पिता के सभी गुणों को के साथ उत्पन्न नहीं होती है, वो अपने माता पिता के कुछ गुण लिए हुए उत्पन्न होती है। तो मानव शरीर लाखों कोष्ठों और सैकड़ों अरबों करोड़ों जितनी भी होती है, मैंने कोशिकाएं नहीं पढ़ी, साइंस का इतना ज्यादा नहीं है। देखिए कोशिका, यहाँ पर हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे जैसे शरीर संरचना का विकास होता है, इन कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तो एक बच्चे को ऐसी अधिक कोशिकाएं माता एवं आधी जो होती हैं कोशिकाएं, वो किससे प्राप्त होती है? माता से, और आधी पिता से। तो मूल रूप से ये कोशिकाएं अनेक रासायनिक पदार्थों का बहुत छोटा सा मिश्रण होती हैं। इसे कोषारस एवं कोष केंद्र दो भागों में बांटा जाता है। आनुवांशिकता का प्रभाव या वंशानुगत लक्षण। देखिए मैंने आपको इसमें प्रारंभ में ही बताया गया था कि हम इसमें प्रभाव भी पढ़ेंगे कि बाल विकास पर आनुवांशिकता के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए प्रभावी लक्षण, माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधों का टी लक्षण प्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण, माता पिता से संतान में आए वो वंशानुगत लक्षण जो छिपे रहते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि कुछ लक्षण क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं और कुछ कई पीढ़ियों तक सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, और अचानक से किसी और पीढ़ी में यानी कि 3-4 पीढ़ियों के बाद वो नई पीढ़ी में जागृत हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? मुख्य लक्षण का या मुख्य गुण का रूप धारण कर लेते हैं। तो जीनोटाइप एक जीनों का समूह है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक सूचना होता है जो किसी व्यक्ति में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। यह दो विकल्पीय युग्म सूचनाएं होती हैं जिन्हें निरीक्षण द्वारा देखा नहीं जा सकता। इसका पता जैविक परीक्षणों से ही लगाया जा सकता है। तो ऐसी संरचनाएं वंशानुगत लक्षण होती हैं जो माता पिता से ही संतानों को क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। यहाँ दो विकल्पीय युग्म सूचनाएं होती हैं जिन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, अगली माता पिता से अगली पीढ़ी में जाती है। जीनोटाइप का उदाहरण अगर देखें तो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन है, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन है, लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन, अनुवांशिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन, अनुवांशिक रोग होते हैं जैसे वर्णांधता होती है। तो ये कई सारी ये सब वर्णांधता का क्या कारण है? जीन्स ही क्या है? अनुवांशिकता के वाहक हैं। और अनुवांशिक बीमारियां भी किससे आती हैं? जीन्स के द्वारा ही ट्रांसफर होती हैं अगली पीढ़ी में। आदि उत्तरदायी जीन आदि जीनोटाइप बदलाव निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। देखिए जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन करके, जीनों का पुनः संयोजन करके और जीनों का संकरण करके। तो साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। और जीन टेक्नोलॉजी, आपने अगर जीन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है तो अब जीन में के या जीन जो होते हैं या गुणसूत्र होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनका पुनः संयोजन किया जा सकता है। यानी कि अगर जीन कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी या जेनेटिकल साइंस के द्वारा उसे पुनः संयोजित किया जा सकता है, उन गुणों को जीन से हटाया भी जा सकता है। जीनों का संकरण करके भी, यानी कि संकरण आप हाइब्रिड समझ सकते हैं, 2 से अधिक जीनों को संक्रमित करके एक जीन तैयार किया जा सकता है जो बिल्कुल ही रोग मुक्त हो, या कोई अगर किसी को कोई बीमारी है तो उनके जीनों का संकरण करके रोग मुक्त संतानें भी पैदा की जा सकती हैं। तो वातावरण की परिभाषा, अब तक हमने जो पढ़ा वो सब वंशानुक्रम से रिलेटेड था। इसके आगे हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। तो देखिए वातावरण की परिभाषा डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार किसी व्यक्ति पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों, शक्तियों तथा सामूहिक रूप से वर्णित दशाओं को वातावरण कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार जीवित प्राणियों को जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करता है। कौन? वातावरण। वातावरण क्या होता है? वो व्यक्ति के जीवन को, स्वभाव को, व्यवहार को, उसकी बुद्धि को, उसके विकास को, परिपक्वता, मैच्योरिटी को, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, सभी को प्रभावित क्या करता है? वातावरण। एनास्टेसी के अनुसार वातावरण वह चीज है जो किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी को उसके जीवन के अलावा प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? वो चीज है जो किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी को उसके जीवन के अलावा प्रभावित करती है। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है कि वातावरण या परिवेश में वो सभी बाहरी तत्व आते हैं जो किसी व्यक्ति का जन्म से ही किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, वातावरण काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो इस वातावरण से आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि मेन टॉपिक में अगर आपको बता दूं तो देखिए कई सारे बालकों के विकास में आनुवंशिकता का महत्व और वातावरण का महत्व जानने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए हैं। तो उसमें 2 तरह के अध्ययन किए गए। एक तो थे जो जुड़वा बच्चों पर किए गए और दूसरे थे जो पोसे बच्चों का अध्ययन होता है। तो जुड़वा बच्चों के अध्ययन में अगर हम देखें तो जुड़वा बच्चे भी क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो एकांकी जुड़वा बच्चे होते हैं और दूसरे होते हैं भ्रातृय जुड़वा बच्चे। यानी कि एकांकी जुड़वा बच्चे इडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन और भ्रातृय जुड़वा बच्चे ये होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन चिल्ड्रन। तो एकांकी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता
हेरिडिटी जो होती है वो बिल्कुल ही समरूप होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों का जन्म माँ के एक ही ओव्यूम के फर्टिलाइज होने की वजह से होता है। और जो कोशिका विभाजन होता है उसके दौरान सेल डिवीजन के दौरान जो एक कोशिका होती है जाइगोट का किसी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि फर्टिलाइज जो ओवम है वो किसी कारण दो भागों में बढ़ जाता है, तो वो दो बच्चों को जन्म देता है। ऐसे बच्चे या तो दोनों ही लड़के होंगे या दोनों ही लड़की होंगे। ये किस तरह के होंगे, ये कहलाएंगे एकांकी जुड़वा बच्चे। इसके दूसरा होता है भ्रातृ जुड़वा बच्चे। इनका जन्म किस वजह से होता है, इनका जन्म होता है दो ओव्यूम एक ही टाइम पे फादर के दो अलग अलग स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाए, तो क्या होगा, दो अलग अलग बच्चों का जुड़वा बच्चों का जन्म होगा। इन्हें क्या बोलेंगे, भ्रातृ जुड़वा बच्चे। तो ऐसे जुड़वा बच्चे कौन कौन है, आपको याद भी होगा, कौन कौन है बताइए। जो मेरे साथ के लोग पढ़े हुए हैं वो बता भी देंगे कौन कौन है, कमेंट करके उन लोगों को जरूर बताना है जो जुड़वा है। तो संभवतः ऐसे जुड़वा बच्चों को आनुवंशिकता समान रूप नहीं होती है, इसमें दो अलग अलग फर्टिलाइज ओवम होते हैं। और ऐसे बच्चों का यौन भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक लड़का भी हो सकता है, दूसरी लड़की भी हो सकती है, या दोनों लड़कियां हो सकते हैं या दोनों लड़की भी हो सकती हैं। लेकिन जो एकांकी है उनमें दोनों ही लड़के होंगे या दोनों ही लड़कियां होंगी, और भ्रातृ में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एकांकी जुड़वा बच्चों को जो पहला परीक्षण किया वो किसने किया, वो गैसेल तथा थॉमसन ने किया। तो उन्होंने इस बात का अध्ययन, उन्होंने जुड़वा बच्चों के अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि व्यक्तित्व का निर्धारण वातावरण की समानता और आनुवंशिकता की समानता दोनों के ही आधार पर होता है। और एकांकी जुड़वा बच्चे जिनका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में हो, ये तो वो थे, देखिए थॉमसन ने और गैसेल ने प्रयोग किया जो एक जैसे वातावरण में जुड़वा बच्चों को रखा गया। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का निर्धारण वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के आधार पर होता है। लेकिन जो जब एक जैसे एकांकी जुड़वा बच्चे, जो मैंने आपको बताया एक ही ओवम से फर्टिलाइज होने वाले बच्चे जो होते हैं, उनका पालन पोषण अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में किया गया। इससे कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, न्यूमैन है, फ्रीमैन है, होलिंगर है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो 1937 में उन्होंने इससे जुड़े हुए अध्ययन किए थे। उन्होंने ये क्या निष्कर्ष दिया, उन्होंने निष्कर्ष दिया कि कुछ तो आनुवंशिकता द्वारा और कुछ वातावरण द्वारा निर्धारित होती है, अतः व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतरक्रिया का निर्धारण करता है। ऐसे ही पोष्य बच्चों का है कि बुद्धि में उनके परिवर्तन हो जाता है कई सारे वातावरण के कारण। और ऐसे ही एच.ई. गैरेट बोलते हैं कि निश्चित है कि वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं या कारक हैं, तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक भी हैं। तो अब तक हमने इसमें पढ़ा आनुवंशिकता के बारे में। तो आनुवंशिकता क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में हमने यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, और हमने आज पढ़ा वंशानुक्रम के बारे में। तो वंशानुक्रम क्या है, आनुवंशिकता क्या है, वंशानुक्रम और आनुवंशिकता एक ही है। तो आनुवंशिकता से तात्पर्य है शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। और वातावरण क्या है, वातावरण हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो 1950 में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए होता है। और जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। आनुवंशिक गुणों का संचरण किसके द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा। और यहाँ से कई सारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एक फर्टिलाइज ओव्यूल में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 क्रोमोसोम्स माँ से तथा 23 क्रोमोसोम्स पिता से मिलते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया काफी सारा, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं वंशानुक्रम और वंशानुक्रम के बारे में। और इससे आगे का जो हम वातावरण के बारे में पढ़ेंगे वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे भी नहीं लेते हैं। बार बार बोलता रहता हूँ, बार बार बोलने की यार आप वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब दिन में मुश्किल से 20-30 हो पाते हैं। लेकिन मेरा टारगेट है दिन पर डे कम से कम 100 लोगों को आप शेयर करें। इतने लोग वीडियो देखते हैं, अगर वो 10 लोगों को भी शेयर करें तो समझ लीजिए एक दिन में 1000 सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। तो बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, क्योंकि बेल मंदिर में आए हैं, शिक्षा का मंदिर विद्यालय को बोला जाता है, जहाँ से विद्या प्राप्त हो। क्या है, मंदिर ही अगर आपको यहाँ से मिल रही है तो ये भी आपके लिए क्या है, मंदिर जैसे ही होना चाहिए। तो मंदिर में आए हैं, घंटा बजाना बिल्कुल जरूरी है, घंटा बजा दीजिए। आपका अपना चैनल है शिवालिक कैजुइरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम। सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, उसके लिए सीटेट फर्स्ट की जो एनवायरनमेंट है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जूनियर पेपर की एनवायरनमेंट भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं अपने वातावरण के प्रभाव, विशेषता और वातावरण का क्या क्या प्रभाव बाल विकास पर पड़ता है, बच्चों के विकास में क्या उसका योगदान है, वो सब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपको कल इसी टाइम से पहले ही मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ।
ऐसे ही आप सबका हमारा साथ चलता रहे, हंसते खेलते जल्दी से सब शिक्षक बन जाएं। भविष्य के सभी भावी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।